गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट में हम लोग अकाउंट पार्ट 2 उसमें पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 11 मार्क्स के लिए एक प्रश्न होगा, वो हम सीख रहे हैं। कंपनी के वार्षिक हिसाब में अलग अलग लाइव लेक्चर और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक में क्वेश्चन नंबर 3 जो था अलग अलग शेष दी हुई थी, उसे हम पक्की तलपट में कौन से मुख्य शीर्षक या उपशीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे वो हमने सीखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में संपत्ति दर्शाता हुआ पक्की तलपट तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने दायित्व दर्शाता हुआ पक्की तलपट तैयार किया था। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 6 सीखने वाले हैं दोस्तों, उसमें पूरा पक्की तलपट, यानी जिसमें इक्विटी दायित्व और संपत्ति दोनों पक्ष हो, ऐसा एक पूरा पक्की तलपट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित बाकियां मूल लिमिटेड की बही से ली गई है। इन बाकियों पर से तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। तो मैंने यहाँ बना दिया है मूल लिमिटेड का कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 के अनुसार तारीख 31/3/17 का पक्की तलपट, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद आपकी तो एक फुल स्केप की नोटबुक होगी, तो आपका एक पेज में आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने 2 अलग अलग पेजेस लिए हैं, विवरण रकम रकम, और फिर दूसरे पेज पे वापस विवरण रकम रकम। पहले पेज पे आपको क्या करना है, सवाल शुरू करने से पहले ही जो मुख्य शीर्षक है वो और जो शीर्षक है वो, 2 मुख्य शीर्षक और 5 शीर्षक वो पहले से लिख लेना। उप शीर्षक आप पहले से मत लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहले से लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कितने सारे उप शीर्षक आएंगे भी नहीं, तो फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले मुख्य शीर्षक इक्विटी और दायित्व, और उस तरफ मैंने लिख दिया है संपत्तियां। इक्विटी दायित्व में 3 शीर्षक होते हैं, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व, और फिर नीचे आएगा कुल योग। तो ये पहले उधार जमा पक्ष का कुल योग हो जाएगा, और फिर उधार पक्ष में संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, और फिर उसका कुल योग। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल देखते हैं। तो सवाल में अलग अलग बाकी दिया हुआ है, मिलना बाकी ब्याज, प्लांट यंत्र, इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक शिल्लक और रोककर से, सामान्य अनामत, अंतिम स्टॉक, लेनदार, देनदार, करवेरा का प्रावधान, 12% की बैंक लोन, बिन चालू विनियोग, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब में आएगा। तो लगभग आपको कितना कितना लाइन छोड़कर ये सब बनाना है, तो आपको पता ही है, पहले वाले के अंदर 2 है तो 2 लाइन, दूसरे वाले के अंदर 3 है तो 3 लाइन, तीसरे वाले के अंदर 4 है तो 4 लाइन, उसके बाद इसमें 5 है तो 5 लाइन, इसमें फिर 6-7 लाइन। तो इस तरह से आप जगह का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है उसमें मिलना बाकी ब्याज। तो मिलना बाकी ब्याज पहले क्या है, संपत्ति है। संपत्ति में कौन सी संपत्ति है, चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में किस में आएगा, तो अन्य चालू संपत्ति में आएगा। तो चालू संपत्ति में जाएंगे, ऊपर से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अन्य चालू संपत्ति, पहले ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, अन्य चालू संपत्ति, और फिर डैश करके मिलना बाकी ब्याज। यानी सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि मिलना बाकी ब्याज क्या है, तो संपत्ति है। संपत्ति में कौन सी संपत्ति है, तो भाई चालू संपत्ति है। अब चालू संपत्ति में कौन से उपशीर्षक के अंतर्गत आता है मिलना बाकी ब्याज, तो अन्य चालू संपत्ति में आता है। दोस्तों, ये अच्छी तरह से जानने के लिए आपको नमूना अच्छी तरह से आना चाहिए, और नमूना मैंने बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो कितना है मिलना बाकी ब्याज, 30,000। उसके बाद मिलना बाकी ब्याज के बाद है दोस्तों प्लांट यंत्र। तो सबसे पहले प्लांट यंत्र क्या है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, संपत्ति है। संपत्ति में कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति की बिन चालू, तो बिन चालू संपत्ति उसमें स्थायी संपत्ति, और स्थायी में दृश्य अदृश्य 2 होते हैं स्थायी में, तो दिखाई देगा कि नहीं, तो प्लांट यंत्र ऑफ कोर्स दिखाई देगा, तो दृश्य संपत्ति। तो बिन चालू संपत्ति में जाएंगे, ऐसे लिखेंगे स्थायी संपत्ति, फिर डैश करेंगे दृश्य, और फिर डैश करके लिखेंगे प्लांट यंत्र। हाँ, ये समझ लीजिए कि दृश्य में एक प्लांट यंत्र आ गया, तो अब दूसरा नाम नहीं आएगा, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्लांट यंत्र कितना है, तो 15 लाख। उसके बाद है इक्विटी शेयर पूंजी। तो नाम से ही समझ जाएंगे, इक्विटी शेयर पूंजी मतलब शेयर पूंजी में आएगा। शेयर पूंजी किस में आता है, शेयर धारकों के भंडोल में। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले शेयर पूंजी, और फिर डैश करके लिखेंगे
इक्विटी शेयर पूंजी। कितना इक्विटी शेयर पूंजी? तो इक्विटी शेयर पूंजी है 15 लाख। चलिए, इक्विटी शेयर पूंजी के बाद है बैंक शिल्लक और रोकड़। तो आपको अच्छी तरह से पहले से पता है कि रोकड़ शेष बैंक शेष हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। संपत्ति में भी कौन सी संपत्ति? चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति में रोकड़ शेष बैंक शेष लिखने के लिए क्या शीर्षक आता है? उपशीर्षक क्या होता है उसका? रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, ये उसका उपशीर्षक होता है। तो उपशीर्षक का पहले नाम लिखना है, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, नाम लिखना कंपलसरी है। और फिर उसके अंदर लिखेंगे रोकड़ शेष बैंक शेष, रोकड़ ऑब्लिक बैंक शेष। कितना है रोकड़ शेष बैंक शेष? तो रोकड़ शेष बैंक शेष है 67,500। उसके बाद है सामान्य अनामत। कोई भी अनामत होगा तो अनामत और आधिक्य के शीर्षक अंदर आएगा, यानी शेयर धारकों के भंडोल में एक शीर्षक आता है अनामत आधिक्य, अनामत और आधिक्य, ये उपशीर्षक का नाम हो गया। अब इसके अंदर आएगा सामान्य अनामत। कितना है सामान्य अनामत दोस्तों? तो सामान्य अनामत है 30,000। 30,000। उसके बाद सामान्य अनामत के बाद है अंतिम स्टॉक। कोई भी स्टॉक होगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? संपत्ति कहलाएगा। तो संपत्ति भी कौन सी संपत्ति? चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति में कोई भी स्टॉक लिखने के लिए क्या आता है? माल सामग्री। तो माल सामग्री और उसके अंदर अंतिम स्टॉक। माल सामग्री और माल सामग्री में क्या लिखेंगे? अंतिम स्टॉक। कितना है अंतिम स्टॉक? तो अंतिम स्टॉक है 2,70,000। उसके बाद अंतिम स्टॉक के बाद है लेनदार। लेनदार हमारे लिए क्या है? दायित्व है। तो दायित्व में कौन सा दायित्व है? वो चालू दायित्व है। तो चालू दायित्व में भी कौन से उपशीर्षक के अंतर्गत आएगा? तो व्यापारी देना। लेनदार हमारे लिए दायित्व है और दायित्व में कौन सा दायित्व? चालू दायित्व। चालू दायित्व में कौन से उपशीर्षक में आएगा? तो व्यापारी देना। तो व्यापारी देना में लेनदार। कितना है लेनदार? तो लेनदार दिया हुआ है दोस्तों 6 लाख। ओके। उसके बाद देनदार है। देनदार हमारे लिए क्या है? संपत्ति। संपत्ति में भी कैसी संपत्ति है? चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति में जाएंगे, देनदार का शीर्षक क्या होता है? उपशीर्षक। तो व्यापारी लेना। लेनदार के लिए होता है व्यापारी देना और देनदार के लिए होता है व्यापारी लेना। व्यापारी लेना, उसके अंदर देनदार। कितना है देनदार? तो देनदार है 3,45,000। इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं मैं। चलिए, उसके बाद करवेरा का प्रावधान। करवेरा का प्रावधान दोस्तों हमारे लिए क्या है? चालू दायित्व है। दायित्व है, पहले तो ये समझ लीजिए आप, करवेरा का प्रावधान हमारे लिए क्या है? दायित्व है। और चालू दायित्व में आएगा ये। और चालू दायित्व में उपशीर्षक कौन सा होगा? तो चालू दायित्व में उपशीर्षक होगा अल्पकालीन प्रावधान। अल्पकालीन प्रावधान में आता है करवेरा का प्रावधान। तो अल्पकालीन प्रावधान और उसमें करवेरा, करवेरा का प्रावधान। कितना है करवेरा का प्रावधान? 90,000। तो 90,000 लिख देंगे। उसके बाद 12% की बैंक लोन। बैंक लोन हमारे लिए क्या है? दायित्व है। और दायित्व में कैसा दायित्व है? तो बिन चालू दायित्व। और बिन चालू दायित्व में उसका उपशीर्षक क्या है? तो लंबे समय के लिए होता है, इसलिए दीर्घकालीन उधार ली रकम। बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधार ली रकम, मैंने उसमें सिखाया हुआ था आपको। सार्वजनिक डिपॉजिट, बैंक लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब किसमें आता है? दीर्घकालीन उधार ली रकम। दीर्घकालीन उधार ली रकम, उसमें आएगा बैंक लोन। कितना है बैंक लोन? तो 12% की बैंक लोन है दोस्तों 1,95,000। उसके बाद बैंक लोन के बाद है बिन चालू विनियोग। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है बिन चालू विनियोग तो बिन चालू संपत्ति में आएगा और उसका डायरेक्ट उपशीर्षक का नाम ही दिया हुआ है, तो और अच्छी बात है। तो बिन चालू विनियोग, कितना होगा बिन चालू विनियोग?
तो 45,000 दिया हुआ है तो 45,000 लिख देंगे हम। बिन चालू विनियोग के बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट आपको याद होगा तो बिन चालू संपत्ति है। बिन चालू संपत्ति में वो किसमें आता है? दीर्घकालीन लोन धिरान, बराबर, दीर्घकालीन लोन धिरान उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट वो उसमें आता है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग बिन चालू संपत्ति में। उसका उपशीर्षक था दीर्घकालीन लोन धिरान। आपको लग रहा होगा दायित्व है, दायित्व नहीं, दायित्व में था सार्वजनिक डिपॉजिट। सार्वजनिक डिपॉजिट होता तो यहाँ पे दायित्व में लिखते हम लोग, लेकिन ये सार्वजनिक डिपॉजिट नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट और टेलीफोन डिपॉजिट किसमें आता है? दीर्घकालीन लोन धिरान। तो इसमें लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। कितना है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट? 1,87,500, 1,87,500। उसके बाद प्रोविडेंट फंड आपको अच्छी तरह से मालूम है दायित्व है, और दायित्व में किससे जुड़ा हुआ है? प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों से, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई भी दायित्व हो तो किसमें आता है? दीर्घकालीन प्रावधान में। तो दीर्घकालीन प्रावधान, और उसमें पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना है? प्रोविडेंट फंड 30,000। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। अब हम लोग योग कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, योग कर देते हैं। 15 लाख सबसे पहले, पहला वाला जो शीर्षक है शेयर धारकों का भंडोल, उसका योग करते हैं। तो 15 लाख और 30,000 कितना होगा? 15,30,000। इस तरफ 1,95,000 और 30,000 2,25,000, और 6 लाख और 90,000 6,90,000, और सबका कुल योग करेंगे तो आपको एक पक्ष जो दायित्व जमा पक्ष है, दायित्व वाला पक्ष है, इक्विटी और दायित्व वाला जमा पक्ष, उसका कुल योग मिल जाएगा। तो 15,30,000 2 लाख, तो 15 2 17,55,000, 17,55,000 और 6 लाख, एक तरह से 7 लाख कर सकते हैं। तो 7 लाख, 17 और 7 24,45,000। आप एक बार जोड़ लीजिएगा, 24,45,000, 17,55,000 और 6,90,000 जोड़ेंगे तो 24,45,000। ये जमा पक्ष का योग आया। इतना ही उधार पक्ष का योग आना चाहिए, यानी संपत्ति वाले पक्ष का योग भी यही होना चाहिए। तो पहले हम उसमें संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति का जोड़ लेते हैं। तो बिन चालू संपत्ति का 15 लाख और 1,87,500 और 45,000, 17 लाख 17 लाख होगा, ये 32,500 होगा, 7,12,500। ये था 17,32,500 बिन चालू संपत्ति का, और चालू संपत्ति का 7,12,500। दोनों को जोड़ देंगे तो 24,45,000। दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पक्की तलपट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में सेम टू सेम इसकी तरह उदाहरण नंबर 10 है, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, तो इसको आप होमवर्क के रूप में करिएगा। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो पक्की तलपट से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे। अब अगले वीडियो से हम लाभ हानि पत्रक से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, और लगभग 1 वीक में हमारा ये चैप्टर अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।